तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन। यहाँ पे डॉम की फुल फॉर्म होती है बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डॉम मैनिपुलेशन ही जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट है जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, और ये जनरल टॉपिक भी नहीं है। मतलब अब तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो जनरल टॉपिक थे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलते ही हैं वो। पर डॉम मैनिपुलेशन यही आपका काम आता है वेबसाइट डेवलपमेंट में, और फ्रंट एंड में बेसिकली इसी का यूज़ है सारा। तो अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। ठीक है, जब आपका वेब पेज लोड हो जाता है ना, जब आपका वेब पेज लोड हो जाता है एक बारी ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र आपके HTML डॉक्यूमेंट का ना एक मॉडल बना देता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है। तो बेसिकली हम लोग उसे यूज़ करके ना जावास्क्रिप्ट में अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, या जो भी हम लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट मॉडल से जावास्क्रिप्ट के पास ये सारी पावर्स आ जाती हैं कि वो डायनामिक HTML के थ्रू सारे HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, उन HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, आप लोग CSS की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे जो पहले से एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो, और वहाँ पे न्यू एलिमेंट्स लगा सकते हो। राइट, तो अब ये हम लोग करते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो कुछ बेसिक मेथड्स है। बेसिक मेथड्स का मतलब ये है कि ये वाले तो वो मेथड है जो आपको एलिमेंट को जस्ट ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चलेंगे। यहाँ हम लोग कुछ अपने मेथड यहीं पे ट्राई कर लेंगे कंसोल में, ताकि हमें बार बार अपना कोड सेव ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो HTML में कुछ पार्ट ऐड कर देते हैं अपना, और यहाँ पे हमने H1 एक ऐड की हुई है। इसके बाद हम थोड़ा पैराग्राफ ऐड करेंगे, और पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे H1 हमने ऐड की हुई है ना, तो H1 के अलावा हम यहाँ पे एक डिव ऐड कर देते हैं, या फिर इस H1 और डिव को हम लोग इस H1 और पैराग्राफ को हम लोग एक डिव में डाल देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। राइट, तो सिंपल था, हमने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है अपना, और ये सेव करना रह गया था, इसे सेव कर दिया हमने। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस हेडिंग का साइज़ इंक्रीज़ करो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या फिर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, या फिर हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, या फिर पैराग्राफ का फॉन्ट कलर चेंज कर दो, ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करने के लिए ना, आप अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखोगे, फिर देखो पूरा पेज ही हमारा हाईलाइट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, और हम लोग डॉक्यूमेंट कीवर्ड की हेल्प से उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर हमारे पूरा पेज ही किस काम का? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेथड का नाम समझिए आप लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली आपका क्या करता है ना, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सेव किया, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये सबसे पहले आपको अपनी H1 मिल गई जो HTML से आई है, उसके बाद ये पैराग्राफ जो HTML से आया है, और उसके बाद ये हेलो हाउ आर यू जो हमने जावास्क्रिप्ट से लिखा है ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से लिखा गया है यहाँ पे। और ये नॉर्मल एक पैराग्राफ में आया है, ये हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जितना चाहें उतना लिख सकते थे। हमने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिखा है हेलो हाउ आर यू लिख के। तो इस वाले मेथड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे अपने पेज के लोड होने से पहले ही लिख दिया ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका पेज लोड ही हो रहा था और आपने इस मेथड का यूज़ किया है अपने पेज के बीच में कहीं पे, लाइक आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के वहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा मैंने दिस पार्ट इज एडिड विद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज करना रह गया था, सेव किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे आ गया है, उसके बाद HTML से आ गया ये, और ये फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आ गया है। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो पेज लोड होने के बाद, मतलब आपका पेज लोड हो चुका है पहले ही, और बाद में आप इस मेथड को यूज़ करते हो ना, तब हो जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? जैसे इस केस में हमारा पेज लोड हो चुका है पूरा। ठीक है, पेज लोड हो चुका है, ये बात आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये जो रिलोड का सिंबल होता है ना, अगर ये रुक चुका है, इसका मतलब ये है कि पेज लोड हो चुका है पूरा। तो अब अगर आप यहाँ पे पेज के लोड होने के बाद इस मेथड को यूज़ करोगे ना, तो होगा ये कि पिछला सब कुछ ओवरराइड कर देगा यहाँ से, और सिर्फ आपका यही रह जाएगा यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, और इस तरीके से बिल्कुल नहीं यूज़ करना है
कि आपका डॉक्यूमेंट को ओवरराइड ही कर दे और कुछ बचे ही ना आपके पेज में। तो ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। अब अगर मान लो हमें H1 का कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो 3 मेथड के एग्जांपल समझो, या फिर 3 मेथड ही समझो। सबसे पहले तो आप देखो, आपको अगर होल HTML पेज का रेफरेंस चाहिए तो आप लोग डॉक्यूमेंट कीवर्ड से ले सकते हो, जैसे हमने भी देखा। बाकी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रैब करने के लिए, डिफरेंट तरीके से ग्रैब करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। देखो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी अगर आप लिखते हो ना, तो आप यहाँ पे आईडी लिख सकते हो एलिमेंट की, और आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे टैग नेम लिखोगे डायरेक्ट। लाइक अगर H1 को ग्रैब करना है तो H1 लिख दोगे, पैराग्राफ को ग्रैब करना है तो पैराग्राफ लिख दोगे। तो ये आपको एक एलिमेंट नहीं रिटर्न करके देगा, ये वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा जो भी H1 होंगे, या जो भी पैराग्राफ होंगे, या जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, वो सबके सब मिलेंगे आपको। ठीक है, और यही सेम केस है आपका गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में। अभी अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ी और H1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कुछ H1 को अपनी क्लास भी देते हैं हम लोग। इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कुछ H1 बनाए हैं, जिसमें से हमने इन 3 को क्लास दिया है, बाकी को नहीं दिया। और पैराग्राफ बनाया हुआ है एक, और इसके अलावा हम यहाँ पे अब देखेंगे इसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम। देखो, हम लोग से सबसे पहले तो साइड में ले जाएंगे ताकि आप लोग यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सको। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आप यहाँ पे आईडी पास करते हो, जो कि हमने अभी किसी भी एलिमेंट को नहीं दी है, तो सबसे पहले तो हम लोग आईडी देते हैं किसी एक एलिमेंट को। सबसे पहले वाली H1 को हमने आईडी दी, लाइक फर्स्ट हेडिंग, सेव किया। तो आप इस आईडी का यूज़ करोगे यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी लिख दोगे अपनी, फर्स्ट हेडिंग। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे अपना ब्रैकेट ऑफ किया, क्लोज किया सॉरी, और इसे सेव करना है, एक तो हटा देते हैं इसे। ठीक है, पेज रिलोड हो गया। तो अभी जैसे मैं एंटर करूँगा ना, देखो इसने मुझे कुछ रिटर्न करके दिया है, और ये रिटर्न करके दिया है इसने मुझे वही एलिमेंट जिसमें हमने आईडी ऐड की थी, फर्स्ट हेडिंग। देखो, मैं इसके ऊपर जैसे ओवर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आपको हाईलाइटेड भी दिख रहा होगा वो। तो हमें एलिमेंट मिल गया है बेसिकली, और ये हमने आईडी का यूज़ किया है, इस वजह से हमें एक ही एलिमेंट मिला है। अब मान लो अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स लेते हैं, लाइक हम आईडी का यूज़ नहीं करते, आईडी का तो हमें पता है कि एक एलिमेंट के पास ही एक आईडी हो सकती है, तो हमें एक ही मिलने वाला है रिटर्न हो गया एलिमेंट। अब अगर हम आईडी के अलावा यूज़ करते हैं मेथड टैग नेम या फिर क्लास नेम, जैसे हमने कहा टैग नेम से हमने ग्रैब किया एलिमेंट को, हमने कहा सारे H1 दे दो हमें। देखो, मैंने जैसे एंटर किया ना, हमें क्या मिला है, एक, ये एक एरे नहीं है, आप इसे एरे मत समझना, ये एक एरे के जैसा ही स्ट्रक्चर है, पर इसे HTML कलेक्शन बोलते हैं। और ये एरे इस वजह से नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरे के सारे मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते, पुश पॉप इस तरीके के मेथड्स यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके एलिमेंट्स को एरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हो, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो एरे को सारे एलिमेंट्स हमें मिले हैं, ये वाला H1, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और लेफ्ट में उनका इंडेक्स भी लिख के आ रहा है। और यहाँ पे भी एक लेंथ प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू वही है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम लोग ये यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि हमने अपने पेज में कितने H1 यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो इससे आपको HTML कलेक्शन मिला है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ना ये है कि अगर आपके HTML कलेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट भी होता ना, ये आपका तब भी HTML कलेक्शन ही देता। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको इसका मतलब। अगर हमने H1 के अलावा यहाँ पे पैराग्राफ को ग्रैब किया ना, अब हमारे केस में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है यहाँ पे, तो ये देखो इसने हमें एक एलिमेंट का HTML कलेक्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट है तो HTML कलेक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट एलिमेंट ही आ जाएगा। देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट एलिमेंट आया था, तो वो उस पर हमने डायरेक्ट देख लिया था ओवर करके कैसे में वो मिल रहा था। लेकिन इस केस में एक एलिमेंट है, लेकिन वो भी HTML कलेक्शन के अंदर है। तो अगर आपको इसे एक्सेस करना है ना, तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा 0, तब जाके आप इसे एक्सेस कर पाओगे। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स लिखा, लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो हाईलाइट भी हो चुका है। तो ये तो बेसिक मेथड्स हैं एलिमेंट्स को ग्रैब करने के। इसके अलावा हमारे पास 2 मेथड और हैं। देखो, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम आईडी वाला मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, अगर टैग नेम वाला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे टैग नेम लिख देते हैं, अगर क्लास नेम वाला यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी नहीं देखा, अब हम लोग कोई देखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लिख देते हैं ना, माई हेडिंग, और हमने ऐसे करके क्लास नेम लिखा, तो ये देखो हमें जितने भी एलिमेंट्स के पास ये वाली क्लास थी ना, वो सभी हमें रिटर्न होकर मिल गए।
ये देखो इस तरीके से। अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स को ग्रैब करना सीख रहे हैं, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करते हैं वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पे दूसरे मेथड यूज़ करें अपने, देखो क्लास नेम वाले मेथड से भी आपको एक HTML कलेक्शन ही मिलेगा और टैग नेम वाले मेथड से भी आपको HTML कलेक्शन ही मिलेगा, लेकिन आईडी वाले मेथड से आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, उसमें कोई HTML कलेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो हम लोग दूसरे मेथड्स की बात करते हैं एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो है हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में ना मैं बेसिकली अपने एलिमेंट का वो वाला सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने CSS में यूज़ किया होता। अगर मान लो मुझे CSS में इस वाले एलिमेंट को ग्रैब करना होता डायरेक्ट, तो मैं कैसे करता, या तो मैं H1 को ग्रैब करता वहाँ पे, और या फिर मैं इसकी किसी एलिमेंट इसे ID देता कोई, राइट। ID देने के बाद मैं इसे एक्सेस कर पाता सबसे पहले H1 को। तो मुझे यहाँ पे भी CSS वाले सेलेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही तरीका था CSS में से ग्रैब करने का, मतलब बेसिक CSS की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस में तो काफ़ी तरीके हैं आपके पास। तो बेसिक में आपके पास यही तरीका था कि आप इसे ID दे देते एक और इसे एक्सेस कर लेते CSS में। तो हमने भी यहाँ पे अपने केस में से ID दी हुई है। तो अगर हम लोग CSS में से ID के थ्रू टारगेट करते ना, तो हम लोग यहाँ पे भी CSS वाला सेलेक्टर ही लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट हेडिंग, ये देखो जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट किया लेफ्ट साइड में हाईलाइट भी होना स्टार्ट हो गया। तो क्वेरी सेलेक्टर में आप लोग CSS के स्टाइल में सेलेक्टर लिखते हो अपने। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मैंने पाउंड सिंबल का यूज़ किया है, लेकिन जब हमने वो वाला मेथड यूज़ किया था ना अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो वहाँ पे हमने पाउंड सिंबल का यूज़ नहीं किया था, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ID लिख दी थी इस तरीके से। यहाँ पे हमने पाउंड सिंबल का यूज़ नहीं किया था। तो क्वेरी सेलेक्टर में और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आप CSS वाले सेलेक्टर यूज़ करते हो, और CSS वाले सेलेक्टर के कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। CSS के कॉम्बिनेशन आप लोगों ने सीखे होंगे, तो जैसे वहाँ आप लोग CSS में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग कॉम्बिनेशन बना के सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर आपको हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा, चाहे भले ही आपके वो वाले मल्टीपल एलिमेंट्स हो। लाइक मैंने यहाँ पे अगर हेडिंग की जगह क्लास लिख दी ना, अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिखी माई हेडिंग, ये वाली क्लास हमने अपने एलिमेंट्स को दी थी ना यहाँ पे, ये तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दी। अब ये वाली तो हमने 3 एलिमेंट को दी है क्लास, लेकिन ये हमें एक ही एलिमेंट देगा फिर भी, और वो सबसे पहले वाला एलिमेंट होगा जिसे भी वो क्लास मिली होगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो ये वाला एलिमेंट मिला है मुझे, ये वो पहली हेडिंग है जिसे हमने ये वाली क्लास दी है। हालांकि हमने इसे भी दे रखी है और इसे भी दे रखी है, लेकिन हमने अभी क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ किया है ना, तो ये एक ही एलिमेंट रिटर्न करके देगा। तो अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए तो वहाँ पे आप क्वेरी सेलेक्टर की जगह यूज़ करो क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अगर आपने क्वेरी सेलेक्टर की जगह यूज़ किया क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे CSS वाला सेलेक्टर लिख दिया अपना, तो ये आपको सारे एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा। और इस केस में देखो हमें एक नोड लिस्ट मिली है कुछ इस टाइप से, और इसे भी हम लोग एरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमेंट को ग्रैब करने के बाद हम लोग उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड में। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे सिंपल वाला मैं आपको बताता हूँ। लाइक हमने अगर यहाँ पे अभी ट्राई किया, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना इसे चेंज करके दिस इज द हेडिंग की जगह यहाँ पे लिख दो हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे, देखो उसके लिए आप यहाँ पे लिखो, लाइक हमने कहा कि अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले वाली हेडिंग को चेंज करना है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसे ही ग्रैब करते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग, इस बार अलग से जावास्क्रिप्ट बनाने के बजाय यहीं पे लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा देखने में आसान हो कि ID कैसे हमने क्या दी है। हम यहाँ पे ये सोर्स हटा लेते हैं और खुद से जावास्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले वाले एलिमेंट को ग्रैब करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ID देंगे फर्स्ट हेडिंग है हमारी, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। इसे हमने ग्रैब कर लिया। अब इसके बाद अगर आपको इसके कंटेंट को चेंज करना है ना, तो आपके पास इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट कंटेंट। अगर आपने टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया और यहाँ पे आपने कहा कि इसे इक्वल्स टू कर दो हेलो हाउ आर यू, ठीक है, सेव करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अभी चेक करो, ये चेंज होकर क्या हो गया, हेलो हाउ आर यू, जबकि हमने HTML में क्या लिखा था, दिस इज़ द हेडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे यही लिख के आया होगा, लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने इसे चेंज करके ये कर दिया हेलो हाउ आर यू, राइट। तो एक तो आपके पास ये तरीका है टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करने का। अब अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेंट की जगह यूज़ करते हो इनर HTML, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा।
अब आप कहोगे सर अगर ये इनर HTML से भी यही हो रहा है और टेक्स्ट कंटेंट से भी यही हो रहा है तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? देखो डिफरेंस दोनों में ये है कि अगर आपने यहाँ पे इनर HTML का यूज़ किया और यहाँ पे आपने सिंपल टेक्स्ट लिखने के बजाय कुछ HTML ही लिख दी, लाइक आपने कहा मैं तो यहाँ पे ना ऐसे लिख देता हूँ, तो देख रहे हो आप लोग क्या किया मैंने यहाँ पे जस्ट हेलो हाउ आर यू नहीं लिखा है मैंने, बल्कि उसे एक EM टैग के अंदर लिख दिया है। EM टैग के अंदर, ये बेसिकली एम्फेसाइज के लिए यूज़ होता है, इटैलिक का सिमेंटिक टैग है, तो हमने उसके अंदर लिख दिया हेलो हाउ आर यू को। अभी अगर हम लोग इसका प्रीव्यू चेक करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये हमें H1 भी है लेकिन H1 के अंदर इटैलिक में हो चुका है अभी है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को तो ये देखो यहाँ पे आपको H1 के अंदर एक EM मिलेगा और उसके अंदर आपका फिर ये टेक्स्ट है। लेकिन अगर आपने यही सेम चीज़ इनर HTML यूज़ करने के बजाय यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया होता ना तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता कि आपकी ये जो HTML है ना इसे HTML की तरह ना ट्रीट किया जाता, फिर ब्राउज़र फिर इसे सिंपल टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करता और ये है उसका आउटपुट। ठीक है, तो अगर आपको कुछ HTML अप्लाई करनी है टेक्स्ट के साथ साथ तो आप वहाँ पे इनर HTML यूज़ कर सकते हो, और अगर सिंपल से टेक्स्ट ही चेंज करना है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो टेक्स्ट कंटेंट के लिए भी आप इनर HTML यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सबसे सिंपल आपके पास एग्जांपल है। अब इसके बाद अगर हम लोग को इसके कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करने हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे ना एक इमेज टैग हमने ऐड किया, ठीक है, और इमेज टैग में हमने सोर्स नहीं ऐड किया, हम सोर्स चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करें। अभी अगर हम लोग प्रीव्यू चेक करेंगे तो हमें इमेज नहीं मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग एल्ट में कुछ लिख देते हैं ताकि हमें वहाँ पे पता चले कि हाँ यहाँ पे इमेज होनी चाहिए थी पर नहीं है। ये देखो यहाँ पे टेस्ट इमेज लिख के आ रहा है ना, तो अब हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करें इसे, ये SRC एट्रीब्यूट किसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल कर दें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो अपने एलिमेंट को ग्रैब करना है। तो हम लोग ग्रैब करने के लिए हमें पता है यहाँ पे टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही इमेज टैग है, तो हम लोग टैग नेम से भी इसे डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे हम लोग ग्रैब करना चाह रहे हैं IMG इमेज को, यानी राइट। अब यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन मिलेगा, तो हम लोग को जीरो इंडेक्स के थ्रू अपने एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारा इस वाले HTML कलेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आपको ना यहाँ पे इसका हर एक एट्रीब्यूट मेथड की तरह यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे बोलते हो .src, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा ना, कुछ नहीं लिखा इसके अलावा, आप इसे लॉक करा के देख लोगे इससे आपको क्या मिलने वाला है। सिर्फ इससे आपको क्या मिलेगा कि उसके SRC में जो वैल्यू होगी ना आपको वही मिल जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ये पता नहीं कहाँ से आया, इसमें इसे क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये एक्चुअल में इस वजह से आ रहा है क्योंकि एम्प्टी हमने छोड़ा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप URL को एम्प्टी छोड़ते हो HTML में तो ये अपने रूट पाथ को वहाँ से ले लेता है, इस वजह से यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। पर अगर हम लोग सिर्फ इसे ग्रैब करने के बजाय इसे चेंज भी कर देते हैं ना, अगर हम निगाह से कर दो इक्वल्स टू https://source.unsplash.com, और यहाँ पे हम लोग कुछ साइज लिख देते हैं और कुछ कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे नेचर वाटर आइस, ठीक है। अभी सेव करेंगे इसे, तो ये देखो अब आपको यहाँ पे इमेज मिलने लग जाएगी, इमेज आ गई यहाँ पे। अभी अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट भी फील्ड मिलेगा इसमें, जबकि हमने यहाँ पे सोर्स लिखा ही नहीं था, एक्चुअल में सोर्स हमने एम्प्टी रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने वो अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल कर दिया है, वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है इसे। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे SRC है, इसके अलावा हमारे पास अभी एल्ट भी तो लिखा है ना हमने। अगर हम लोग एल्ट को चेंज करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, और .src ग्रैब करने के बजाय इस बार यहाँ पे ग्रैब करेंगे ALT, और उसमें वैल्यू डाल देंगे हम क्या लिखे यहाँ पे, टेस्ट इमेज लिखा हुआ था ना पहले, अब यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी इमेज, सेव करेंगे। तो इस बार देखो वैसे तो आपकी इमेज ही लोड हो जाएगी, तो ALT आपको वैसे तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखोगे HTML में तो दिख जाएगा। ये देखो यहाँ अब यहाँ पे हैप्पी इमेज लिख के आ रहा है, और लिखा हमने क्या था पहले, टेस्ट इमेज। तो इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारे एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो। तो ये तो रही एट्रीब्यूट्स की बात। अब अगर हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर या फिर स्टाइल की कोई भी प्रॉपर्टी लाइक फॉन्ट साइज है और टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये सब अगर चेंज करना हो तो ये कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ये तो स्टाइल की प्रॉपर्टी है।
CSS है ये तो ये करने के लिए आपको सिंपली अपने एलिमेंट को ग्रैब करना है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ग्रैब कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वाली आईडी को, सॉरी सबसे पहले वाली हेडिंग को हम लोग ग्रैब करने वाले। ठीक है, ऐसे हमने ग्रैब किया। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे एक मेथड या फिर एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, स्टाइल। और इसके बाद आप यहाँ पे अगर लिखते हो डॉट लगा के, है ना, आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो CSS में जो होती है हमारे पास। लाइक फॉन्ट साइज़ है हमारे पास, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये सब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें ना, तो ऐसे करके हम लोग फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इक्वल्स टू में लिखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। तो हमने लिखी लाइक हम इसका साइज़ करना चाहते हैं 5 rem। सेव किया, ये देखो आप हेडिंग कितनी बड़ी हो गई है। तो हमने किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे हमने, अब देखो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मल CSS में देखोगे ना, तो आपको फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे आप फॉन्ट और हाइफन साइज़, ठीक है, और कॉलन लगा के वहाँ पे या फिर इक्वल्स टू की हेल्प से वहाँ पे वैल्यू दोगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चेंज हो जाता है और इसे आप कैमल केस के थ्रू लिखते हो। तो अगर फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरीके से था CSS में, तो यहाँ पे वो हो जाएगा फॉन्ट साइज़ इस तरीके से। और ऐसे ही अगर वहाँ पे मार्जिन हाइफन राइट ऐसे था या फिर ऐसे था ना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा मार्जिन राइट इस तरीके से। तो ये कैमल केस हो जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ की चेंज कर सकते हो CSS की। हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ चेंज किया है। बाकी हम लोग इसके अलावा अगर चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज किया है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं लाइक रेड। ठीक है, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग CSS की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपल है बिल्कुल, आपको जस्ट एलिमेंट को ग्रैब करना है और चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के 2 फंक्शन के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। देखो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ना 2 फंक्शन होते हैं बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई ऐसा कोड है जो कुछ देर के बाद रन होए, लाइक आपने फंक्शन बनाया हुआ है और ये फंक्शन क्या करता है ना, ये ग्रीट करता है, जस्ट ग्रीट। तो आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन क्या करे, लॉग कर दे हेलो हाउ आर यू। तो आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन हमारा तब रन होए जब हमारा पेज लोड हो जाए, उसके 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन रन होए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये थोड़ा मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। ये एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा है यहाँ पे, सेट टाइम आउट। और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट तो होता है आपका कि आप क्या फंक्शन रन करना चाहोगे, तो वो है हमारे केस में ग्रीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इसमें कि आपको कितने टाइम के बाद ये फंक्शन रन करना है, और वो आपको लिखना है यहाँ पे मिली सेकेंड में। तो हमने कहा जैसे 3000 मिली सेकेंड बाद हमें इसे रन करना है। अभी अगर हम इसे सेव करेंगे ना और जल्दी से चलते हैं अपने आउटपुट में और कंसोल में, तो ये देखो 3 सेकंड के बाद है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, और 1 2 3 और ये आ गया आपका। तो सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करता है कि आपने यहाँ पे जो भी टाइम बताया है ना कि इतने टाइम के बाद हमें ये कोड रन करना है या ये वाला फंक्शन रन करना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह के फंक्शन जो कि आप लोग पास कर सको एज एन आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में ना, इन्हें बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में ना आप लोग आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाते। पैरेंथेसिस इस वजह से नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी ना, तो ये फंक्शन एज इट इज़ रन हो जाएगा, एकदम से रन हो जाएगा। ये देखो मैं पेज रीलोड करूँगा ना, ये एकदम से रन हो जाएगा। आप लोग जहाँ भी फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाओगे वो एज इट इज़ रन हो जाएगा एकदम से वहीं पे ही। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो ना कहीं पे, तो वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाने हैं कभी भी। और अगर आप चाहते हो कि मुझे अलग से फंक्शन ना बनाना पड़े, क्योंकि अगर मुझे इतना सा काम ही करना है ये, और ये फंक्शन एक ही बार यूज़ होने वाला है, तो मैं अलग से फंक्शन क्यों बनाऊँ। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं यहीं पे लिख दूँ ये कोड। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे ये सब हटाओ और यहाँ पे आप एक फंक्शन बना दो एनोनिमस फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो फंक्शन, और यहाँ पे आप लगा सकते हो पैरेंथेसिस। इससे आपने बेसिकली ये बताया कि फंक्शन होने वाला है और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे बना चुके हैं हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन, मतलब जिसका कोई नेम नहीं है, और हमने उसे पास कर दिया यहाँ पे इस वाले फंक्शन में सेट टाइम आउट में। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वही कोड इस तरीके से। अभी अगर सेव करेंगे तो ये भी पहले की तरह 3 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे ग्रीट करके देगा हेलो हाउ आर यू।
तो ये तो है आपके पास एग्जांपल सेट टाइम आउट फंक्शन का। ऐसे ही सेम एग्जांपल ऐसे ही सिमिलर फंक्शन हमारे पास एक और है। वो बेसिकली तब यूज़ होता है जब आप ये चाहते हो कि हम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हर 1 सेकंड बाद रन होता रहे अपने आप, या फिर हर 2 सेकंड बाद रन होता रहे, या कुछ भी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रन होता रहे। तो आप सेट टाइम आउट की जगह यूज़ करोगे फिर सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल में आप यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट तो पहले की तरह ही एक फंक्शन पास करोगे, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेसिकली पैरामीटर को ही बोलते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे पास करोगे कि आपको टाइम क्या रखना है। तो हम चाहते हैं कि हर 2000 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन हमारा रन होता रहे। हम यहाँ पे चाहेंगे कि ये लॉग हो जाए और हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से। अभी अगर हम लोग इसे सेव करेंगे ना, तो ये देखो आप यहाँ पे हर 2 सेकंड के बाद ये हेलो हाउ आर यू एक बार ही आ गया, और 2 सेकंड बाद फिर से आ गया। ये काउंटर बढ़ता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट सेम ही आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे काउंटर ही बढ़ रहा है। आउटपुट अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, पर ये हर 2 सेकंड में आपका काउंटर बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आप सेट इंटरवल को यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम लोग अपनी नॉलेज को कंबाइन करें, जैसे कि हमने अभी CSS को मैनिपुलेट करना सीखा था, और यहाँ पे हमने देखा है कि हम सेट टाइम आउट से ऐसे और सेट इंटरवल से ऐसे फंक्शन चला सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहे हर 1 सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड बाद ना इसका बैकग्राउंड कलर पहले रेड हो जाए, और उसके बाद फिर नॉर्मल पहले जैसा वाइट हो जाए, और फिर से रेड हो जाए, फिर वाइट हो जाए, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे सेट इंटरवल, और यहाँ पे आप पहले तो एक फंक्शन बनाओगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम पहले वाली हेडिंग की आईडी देंगे अपनी, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए हैं। और ग्रैब करने के बाद हम कहेंगे, सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर है क्या। अगर वो रेड होगा तो वाइट कर देंगे, वाइट होगा तो रेड कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि स्टाइल डॉट कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर को ग्रैब कर लेंगे ना, तो हम लोग इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, लेट bg कलर इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से हमने इसे स्टोर करा लिया। यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ bg कलर इक्वल्स टू वाइट। अगर ये वाइट है तो इस केस में आपको क्या करना है, और एल्स भी यहीं पे लिख देते हैं ताकि बाद में इसका कोड लिखते हैं। तो अगर ये वाइट है तो आपको क्या करना है, इसे रेड करना है। तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और ये कर दो आप रेड। ठीक है, नहीं तो आप यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट करो यहाँ से, नहीं तो आप इसे कर दो वाइट। सेव करेंगे और चलते हैं यहाँ पे। अब ये देखो ये ज़्यादा ही जल्दी चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल में टाइम तो बताया नहीं है इसे। तो हम यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में 1000 मिली सेकेंड का टाइम रखते हैं, और अब देखो 1 सेकंड में ही कलर चेंज करता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बड़ी इजीली अपने एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे आप इससे इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। तो ये था टॉपिक हमारा डॉम मैनिपुलेशन। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो सब कुछ। हम लोग बात करेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं, और उन इवेंट्स को हम लोग हैंडल कैसे करने वाला है। जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, देखो हमारे ना HTML में और हमारे वेबसाइट में बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमारे बटन पे किसी यूज़र ने क्लिक किया है ना, तो ये एक इवेंट है। अगर हमारे पेज को रीलोड किया गया है, ये एक इवेंट है। और अगर हमारा पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये एक इवेंट है। ठीक है, अगर यूज़र ने कीबोर्ड की किसी की को प्रेस किया है, ये भी एक इवेंट है। अगर यूज़र ने आपके वेब पेज पे ऐसे माउस से होवर किया है, ऐसे वो मूव कर रहा है ना, ये भी एक इवेंट है। समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इस वाली हेडिंग के ऊपर अपना माउस लेके गया ऐसे, ये एक इवेंट है। अगर मैं हटा देता हूँ, ये भी एक इवेंट है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास इवेंट्स है। तो हम लोग अगर चाहें तो इन इवेंट्स को टारगेट करके कुछ कोड रन कर सकते हैं, जो भी हम चाहें अपने मर्ज़ी से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इवेंट्स के। वैसे मैंने अभी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल बताए। देखो जैसे यहाँ पे अगर माउस से आप लोग क्लिक करते हैं, वो भी एक इवेंट है। और किसी एलिमेंट के ऊपर आप माउस लेके जाते हैं और हटाते हैं, वो भी एक इवेंट है। आपने इनपुट फील्ड में कुछ लिखा,
इनपुट होते हैं ना हमारे पास फॉर्म्स के इनपुट, वहाँ पे आपने कुछ लिखा तो या फिर चेक बॉक्स में टिक किया, वो भी एक इवेंट है। इस तरीके से आपने फॉर्म को अगर सबमिट किया वो भी एक इवेंट है, कीबोर्ड में की प्रेस किया ये भी एक इवेंट है। तो अब इन्हें हैंडल कैसे करना है समझ आ गया हमें, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं हमारे पास, आप याद भी नहीं कर सकते इतने सारे इवेंट्स हैं एक्चुअली। तो इन्हें हैंडल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें हैंडल करो वहीं पे उसी एलिमेंट में एज एन एट्रीब्यूट, या फिर आप उस एलिमेंट को ग्रैब करके जावास्क्रिप्ट में वहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन का यूज़ करो, और उसमें पहले तो आप बताओगे कि आप किस इवेंट को हैंडल करना चाहते हो, और नेक्स्ट आप बताओगे कि कैसे हैंडल करना चाहते हो। अभी आपको ये थियोरेटिकली बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलेंगे कोड में, और कोड में हम जैसे कि ये चाहते हैं कि अगर हमारे H1 के ऊपर किसी ने क्लिक किया है ना, तो आप बॉडी का कलर चेंज कर दो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दो पूरी बॉडी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ऑन क्लिक, मतलब जब क्लिक किया जा रहा है तो आप क्या करो, आप एक फंक्शन रन करो चेंज बीजी, ये वाला फंक्शन आपको रन करना है। अब आपको ये फंक्शन बनाना भी पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हमारे HTML को मिलेगा ही नहीं फंक्शन है कहाँ। तो हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे अब, फंक्शन चेंज बीजी, और ये फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, या फिर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बेसिकली यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और बॉडी को हम लोग ग्रैब करेंगे, और हमें पता है कि भले ही हमारे पास एक ही बॉडी है फिर भी HTML कलेक्शन में आएगी। उसके बाद हम कहेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और ये कर दो आप एक्वा, सेव करेंगे। अभी देखो आप लोग क्या होगा, ये हमारा HTML का पेज है। अब जैसे ही मैं इस वाली हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, राइट। और यहाँ पे हमारी इमेज नहीं लोड हो पा रही है क्योंकि हमने इमेज में सोर्स नहीं दिया हुआ है, तो इसे हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। देखो रिलोड किया, वापस से पहले जैसे हो गया। जैसे ही मैंने हेडिंग के ऊपर क्लिक किया बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो हमने किया क्या है, हमने एक इवेंट को हैंडल किया है, और वो इवेंट क्या था कि हम लोग H1 के ऊपर क्लिक करेंगे, और स्पेसिफिकली इस वाले H1 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम लोग ये और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन अलग बनाया ना, हम क्या कर सकते थे कि इस वाले पार्ट को कोड के इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, इस फंक्शन की जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे ऐसे। बस यहाँ पे आपको फिर क्या ध्यान रखना पड़ता ना, देखो जैसे आपने, मैं आपको पहले वैसे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग क्या यूज़ हुआ है, डबल कोट्स यूज़ हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और जो आपने यहाँ पे कोड लिया है वो भी मैं वापस से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी डबल कोट्स यूज़ हुआ है, ये भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इससे होगा क्या, जावास्क्रिप्ट में कन्फ्यूज़न हो जाएगा इससे। जैसे मैंने इसे कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया ना, फिर तो जावास्क्रिप्ट हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा कि हमारा ऑन क्लिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट कहेगा ये तो हमारा कोड है, तो लेकिन ये क्या है फिर इतना सारा, ये बात का जावास्क्रिप्ट को ही समझ नहीं आएगा। तो इस सबसे बचने के लिए आप क्या करो ना, डबल कोट्स का पेयर को अलग कर दो। लाइक आपने कहा कि मेरा डबल कोट यहाँ से स्टार्ट है और मुझे उसे यहाँ पे एंड करना है, ये है ना सीन। तो आप क्या करो, बीच में कहीं पे भी डबल कोट यूज़ ही मत करो, आप यहाँ पे कहो कि मैं डबल की जगह सिंगल कोट यूज़ करूँगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो अभी हमने बिना फंक्शन के डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पे कोड को। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, ये अभी भी पहले की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि हमने किया अभी वही है, जस्ट बिना फंक्शन की हेल्प के किया है। तो ये हमने दो तरीके देखे अपने इवेंट को हैंडल करने के। अभी हमारे पास एक और तरीका है जो कि बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा आप उसे ही यूज़ करोगे शायद। उसमें आप लोग HTML को टच भी नहीं करते हो, आप उसमें जावास्क्रिप्ट में ही काम करते हो। आपने कहा सबसे पहले तो आपने अपने एलिमेंट को ग्रैब किया, गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, ग्रैब किया। उसके बाद हमने कहा आपको इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, वो फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर। अब ये फंक्शन आपकी दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, उसमें से पहली आर्ग्यूमेंट तो होने वाली है कि आप किस इवेंट को हैंडल करना चाह रहे हो। अब हमारे केस में वो इवेंट का नाम है क्लिक, और नेक्स्ट आर्गूमेंट होता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि बेसिकली ये बताता है कि हम लोग क्या रन करना चाहेंगे जब ये इवेंट होता है। तो अब मैंने आपको अभी बताया था पिछली क्लास में कि अगर हम लोग कॉल बैक फंक्शन बनाना चाहें तो हम लोग वैसे तो अलग से फंक्शन बना के यहाँ पे पास भी कर सकते हैं उसे, नहीं तो यहीं पे हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। और हम लोग इस केस में वही करने वाले हैं कि हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है हमने, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ही चेंज करेगा।
और ये हम लोग फिर से चेंज करके क्या कर देंगे, एक्वा। तो इस पर भी क्या होगा, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो जाएगा और चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा एक्वा, या जो भी कलर हम लोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप के इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता था कि मुझे यहाँ पे क्लिक ही लिखना है, स्पेलिंग कैसे पता थी मुझे, ये कैसे पता था कि कैपिटल सी से नहीं लिखना है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। W3 स्कूल्स पे आप लोग विजिट करके वहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक का एग्जांपल देखा है, हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। लाइक यहाँ पे आपको और भी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, जैसे ऑन माउस ओवर आपका तब ट्रिगर होता है जब आपके HTML एलिमेंट के ऊपर कोई माउस लेकर जाता है, और माउस ऑन माउस आउट तब ट्रिगर होता है जब वहाँ से आप माउस को हटा लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमने जैसे कहा कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, अपने H1 को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं ताकि हमें बार बार इतना लंबा कोड ना लिखना पड़े। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, स्टोर करा लिया हमने। तो अब हम कहेंगे फर्स्ट हेडिंग डॉट एड इवेंट लिसनर, और हम कहेंगे ऑन माउस होवर, माउस ओवर, ये वाला इवेंट है। और इस पर हम लोग क्या करना चाहेंगे, इस पर हम लोग ये करना चाहेंगे कि हमारी जो बॉडी है ना, हम लोग बॉडी को भी स्टोर करा लेते हैं क्योंकि हम लोग इसे 2 बार यूज़ करने वाले हैं। बॉडी इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो हम कहेंगे कि बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू एक्वा। तो हम लोग जब हेडिंग के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे ना तो बैकग्राउंड कलर चेंज होके हो जाएगा एक्वा। और जैसे ही हम लोग माउस हटाएंगे तो क्या होगा, ऐड इवेंट लिसनर माउस आउट। तो माउस हटाने के केस में हम लोग क्या करना चाहेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम लोग ये करना चाहेंगे कि बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और इस केस में भी सेट करना चाहेंगे रेड। सेव करेंगे तो अभी यहाँ पे आपको नॉर्मली कलर मिलेगा वाइट, और जैसे ही हम लोग माउस ओवर करते हैं अपने हेडिंग के ऊपर तो ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया एक्वा, और जैसे ही हम लोग यहाँ से माउस हटाएंगे अपना ये रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। काफ़ी तरह के इवेंट्स होते हैं हमारे पास, हमने अभी 2-3 के एग्जांपल यहाँ पे देखे हैं, और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपका अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गुड बाय।